आ जाओ बच्चे, आ जाओ। यस, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पढ़ने लगे थे, और साइट पे पढ़ते पढ़ते हम लोग कहां पे पहुंच गए थे? जो थाइलेकॉइड होते हैं, कैसे वो ग्रेना की फॉर्म में अरेंज है, स्ट्रोमा लैमेली जो है उन सब के ऊपर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, फोटो सिस्टम कहां पर कैसे लगे होते हैं, ये चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर चल रही बात है बिल्कुल? एनसीईआरटी भी पढ़ी तुमने? तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, टेस्ट जो है वो अपनी जगह पर है, कि टेस्ट जो है वो होता रहेगा, उसके लिए तुम पढ़ाई करते रहोगे। लेकिन क्योंकि फिजियोलॉजी वाले चैप्टर जो है वो तुम्हें पता है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, चीजें जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, और यदि तुमने उसे जाके रिवाइज नहीं किया, कि हम तो टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे, तो ये बेसिक चीजें जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि क्या अरेंजमेंट होती है फोटो सिस्टम की, और अभी आज बताऊंगा फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें, तो यदि तुमने उसको सही टाइम पे सही से रिवाइज नहीं किया तो तुम्हारा चैप्टर आगे वीक रह जाएगा। ये बेस, अभी फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं इस चैप्टर का, तो इसीलिए ये बात जरूर से ध्यान रखना सभी बच्चे, कि टेस्ट अपना होता रहेगा एवरीडे का। मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि 2 घंटे का समय अपने क्लास के रिवीजन को जरूर से देना है। यानी यहां से जाने के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें जो भी तुम आज क्लास में पढ़ते हो उसे जरूर से एक बार रिवाइज कर लेना है। भले ही तुम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना करो, लेकिन एटलीस्ट उसका एक बार रिवीजन कर लो, ताकि तुम्हारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्लास में तुम सीख रहे हो वो रिकॉल हो जाए, तुमको फिक्स हो जाए कि हाँ सर ने ये सब बताया। प्रैक्टिस भले ही तुम 2 दिन बाद कर लोगे, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। तो पता पड़ा आ रहा है टेस्ट में तो हम तो लगे हुए पढ़ने के लिए, और नहीं आ रहा उसको छोड़ रहे हैं, नहीं, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस के लेवल पे अंतर कर सकते हो कि भाई ठीक है, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक बार जाके रिवाइज कर लेते बस, और जैसे ही टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इनके क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से कर लेंगे। आ जाओ, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना सब बच्चे। तो लास्ट लेक्चर में तुमने देखा था कि PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम 1 की लोकेशन क्या होती थी? नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली, इन जगहों पर ये होते थे। और अप्रेस्ड पार्ट पर मेनली PS2 होता था, कुछ PS2 जो है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर भी था, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली पे कोई भी PS2 नहीं था। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तो हर जगह एक समान रूप से वितरित थे, और जो F0 F1 कण है, CF0 CF1 कण, वो कहां पर होते थे? वो स्ट्रोमा लैमेली और नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर हुआ करते थे। क्या इतनी बातें तुमने पढ़ी थी क्या? अब आगे हमारे मन में सवाल आता है कि ये जो PS1 PS2 पढ़ रही है होता कैसा है? PS1 और PS2 जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जरा देखो कि फोटो सिस्टम जो है वो हमारे क्लासरूम जैसा है। जैसे तुम सब मुझे पिगमेंट्स के रूप में दिखाई दे रहे हो, कोई बच्चा मुझे क्लोरोफिल ए दिख रहा है, कोई बच्चा मुझे क्लोरोफिल बी दिख रहा है, ये ग्रीन साइड वाला बच्चा जो है मुझे कैरोटीन दिख रहा है, वो ग्रीन साइड वाला बच्चा जेंथोविल दिख रहा है मुझे, हाँ ये क्लोरोफिल ए दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो अल्टीमेटली जैसे ये अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, इन सबका समूह है। सबसे ज्यादा संख्या में क्लोरोफिल ए होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में कौन होगा? क्लोरोफिल ए। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? फिर क्लोरोफिल बी आएगा, और कैरोटीनॉइड सबसे कम संख्या में होते हैं, ठीक है? और यदि मैं इसके बाद में तुम्हें बताऊं कि यदि ये क्लासरूम, ये दीवार, और ये दीवार जो है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेम्ब्रेन पे प्रोटीन जो है जिन्होंने क्या किया है, पिगमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। यदि ये दीवार नहीं होता तो क्या होता? दीवार और बेंच चेयर ये सब नहीं होती तो क्या होता? तो पता पड़ा सब लोग इधर उधर भाग जाते, होता कि नहीं? यस। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल की यदि मैं बात कर रहा हूं या कैरोटीन की बात कर रहा हूं, तो ये पिगमेंट्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं कि वाटर सॉल्युबल होते हैं? बताओ। वर्णक जो है क्लोरोफिल और कैरोटीन वगैरह, ये लिपिड सॉल्युबल है, वसा विलय है कि जल विलय है? वसा विलय।
क्लोरोफिल जो है वो वसा विलय है, कैरोटीन जो है वो वसा विलय है। क्या तुमने पहले कभी ऐसा पढ़ा है अपने जीवन में? यस, यदि तुम्हें याद होगा तो जब मैं तुमको सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, उस टाइम पे भी ऐसी बातें हमने की थी। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बायलेयर ऑफ लिपिड। क्या तुम्हें दिख रहा है क्या? यस। और वर्णक भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल। इसका मतलब यदि ये दीवार नहीं होती जो इसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख रही है, तो क्या ये वर्णक वसा में घुल जाते, इधर उधर भाग जाते? यस। तो दीवार का काम क्या है? वही जो प्रोटीन का काम है। जैसे चार दीवारी और ये जो बेंचेस वगैरह है, इन्होंने तुमको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, वैसे ही फोटो सिस्टम में जो प्रोटीन होता है वो वर्णकों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखने का काम करता है। क्योंकि ये जो वर्णक है वो कैसे हैं? वो लिपिड सॉल्युबल है। यदि प्रोटीन उसको इकट्ठा करके नहीं रखेगी तो फिर क्या हो जाएगा? वो इधर उधर भाग जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे। अभी तुम्हें दिख रहा है लिपिड बायलेयर यानी मेम्ब्रेन में कहां पर है ये जो तुमने कल डायग्राम बनाया था उसमें नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे PS1 बनाया था, वो वाला है। और वही नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे एक आध PS2 भी बनाया था, वही ये बना दी मैंने ताकि तुम्हें दिख जाए कि कैसा होता है। तो ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, क्या मैं इसे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बुलाऊं क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? इसको मैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बुलाना चाहता हूं, बुला ले? यस। और इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ इधर मैं बोलना चाहता हूं है स्ट्रोमा। समझ रहे हो सब बच्चे? और इधर अंदर की तरफ क्या होगा फिर? बोलो। थाइलेकॉइड ल्यूमेन, अवकाशिका। थाइलेकॉइड अवकाशिका या ल्यूमेन। बात सही है? अब हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो यहां पर अंदर में क्या है? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, सैकड़ों वर्णक है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ध्यान रखना, यदि गलती से हजारों लिखा हो तो उसको सैकड़ों कर देना। हाँ, एनसीईआरटी में शायद गलत लिखा हुआ है। तो फिर यहां पर उन सैकड़ों वर्णकों में से एक वर्णक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। हमेशा फिक्स है। वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? वो क्लोरोफिल ए ही होगा। फिक्स है वो, चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों में उसका वो क्या होगा? क्लोरोफिल ए। लेकिन इस क्लोरोफिल ए का नाम हमने स्पेशल रख दिया है। क्या रख दिया? PS1 में इसको क्लोरोफिल ए 700 बोल दिया है, PS2 में इसको क्लोरोफिल ए 680 बोल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्णक है इन सैकड़ों वर्णकों में से। और बाकी इसके आसपास वही सैकड़ों वर्णक जो हैं वो कुछ इस तरीके से उपस्थित हैं। सैकड़ों वर्णक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्णक है इसी का काम होता है इलेक्ट्रॉन एमिट करना, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। क्या इसे रिएक्शन सेंटर बोलते? यस, इसे अभिक्रिया केंद्रीय रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या ये रिएक्शन सेंटर बाकी वर्णकों के कंपेयर में मोटा है क्या? क्या तुम्हारी क्लास में बहुत सारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं? अब यदि बहुत सारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं तो मैं इनमें से किसी एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ये जगह देना चाहता हूं। यस माय बॉय, यू स्टैंड अप। यह है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिसे मैं क्या बनाना चाहता हूं? रिएक्शन सेंटर बनाना चाहता हूं। क्या ये मोटा है? क्या ये पतला है? क्या ये लंबा है, छोटा है? ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देख करके मैं इसे रिएक्शन सेंटर बनाना चाहता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। रिएक्शन सेंटर में किसी को भी बना सकता था। मैंने ये नहीं देखा कौन लंबा है कौन छोटा। तुम खड़े हो जाओ बच्चे। ये भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। क्या दोनों क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की मोटाई में अंतर है क्या? एक बड़ा एक छोटा है क्या? यदि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहां पर होगा या क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहां पर होगा तो क्या ये वाला मोटा होगा क्या? यस और नो? क्या ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, एक जैसे तो दिख रहे मुझे। बैठो दोनों बच्चे। पेपर बच्चे बोलते सर आपने तो मोटा बनाया है, आप तो क्लोरोफिल ए मोटा सा बना दे रहे हो, बड़ा सा। तो वो कैसे हो गया? मैंने तो बड़ा इसलिए बनाया कि मैं इसके अंदर लिख पाऊं। मैंने बड़ा इसलिए बनाया है, ये बड़ा होता नहीं है। जैसे हम क्लास के अंदर बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है मॉनिटर बन सकता है, क्लोरोफिल ए बन सकता है। हाँ, तुम हो मॉनिटर बच्चे? तो कोई भी बच्चा,
वो बाकियों के ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा सबका फॉर्मूला C55H72O5N4Mg ही तो होगा। क्या उनके आकार में अंतर होगा क्या? नहीं, सेम ही तो फॉर्मूले वाले मॉलिक्यूल्स हैं। उन सब में से मैंने एक मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया और उसको मैंने बना दिया है क्या? मॉनिटर, यानी रिएक्शन सेंटर। जो क्लास का मॉनिटर है वो हमारे फोटो सिस्टम में कौन है? रिएक्शन सेंटर है। बस फिक्स क्या बात है, वो हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा और मैंने उसका नाम अलग से रखा हुआ है। PS1 में उसका नाम रखा है क्लोरोफिल A700, PS2 में रखा हुआ है 680। उसका कारण यह है कि जिस वेवलेंथ को वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उस बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया है। बस इतना सा लॉजिक है। लेकिन यदि कोई मॉनिटर है तो उसका काम और उसकी पोजीशन वो बहुत स्पेसिफिक होगी। होगी कि नहीं होगी? यदि ये मॉनिटर है तो इसका, या सपोज यही बच्चे, चलो इसी को ले लेते हैं, सबका मन है कि सर आप इसी को एज ए मॉनिटर एग्जांपल ले लो। स्टैंड अप माय बॉय। यदि ये क्लास का मॉनिटर है तो इसका काम स्पेसिफिक होगा। क्या? कि जब भी मान लो कि अभी जो है वो तुम लोगों को छुट्टियां चाहिए कि सर बहुत दिन हो गए, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा घर जाने का मन कर रहा है, छुट्टियां होनी चाहिए। मान लो सबका मन कर रहा है, सो सबका मन कर रहा है, तो क्या सब लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन लिख करके और प्रिंसिपल सर के पास देने जाओगे क्या? तो फिर क्या करोगे? सब अपने मन की बात जो है, अपने अंदर जो भी ऊर्जा है वो सारा किसको ट्रांसफर करोगे? मॉनिटर को। मॉनिटर भी चाहता है, लेकिन मान लो मॉनिटर चाहता है कि छुट्टियां लगे ज्यादा दिन की, लेकिन तुम लोगों का साथ नहीं है, तो क्या ये एप्लीकेशन देने के लिए जा सकता है? नहीं जा, हिम्मत ही नहीं होगी, ताकत ही नहीं मिलेगी, उतनी एनर्जी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। यदि सब लोगों के पास एनर्जी है, सब लोग चाहते हैं कि छुट्टियां जो है वो लगे, थोड़ा घर जाने के लिए टाइम मिल जाए, तो सबने क्या किया? मॉनिटर को अपनी ऊर्जा दी, बोला कि हम तुम्हारे साथ में हैं, लिखो एप्लीकेशन, सबका साइन करो और चलो प्रिंसिपल सर के पास में कि हमारी छुट्टियां थोड़ी सी बढ़ा दी जाए या हमको छुट्टियां मिल जाए। तो अब ये बात फिक्स है कि यदि वो मॉनिटर है तो एप्लीकेशन यही देगा कि और भी कोई देगा? भले ही क्लोरोफिल ये है, ये है, ये है, कोई भी क्लोरोफिल है, या क्लोरोफिल बी है या कैरोटीनॉइड है, लेकिन फिक्स हो गया कि नहीं, एप्लीकेशन तो यही बच्चा देगा। फिक्स है क्या? इसका मन तो है ही, और इसका मन नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, यस, क्योंकि बाकी सबकी एनर्जी इसको मिल चुकी है, तो इसको करना पड़ेगा। और यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर देखो लाइट ऐसा नहीं होता है कि सपोज लाइट आई एच न्यू, तो क्या लाइट जो है ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, मान लो लाइट रेज आनी है, तो क्या लाइट रेज एकदम चुन के ये वाले पिगमेंट नहीं, बाकी सब देख रहे हैं, हमें तो मिला ही नहीं, सिर्फ इसको मिल गया, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। जब भी हम लाइट का सोर्स ऑन करते हैं या सूरज भगवान जब अपनी रोशनी देते हैं, तो वो पूरी लीफ क्या, वो सारी दुनिया पे पड़ रही है, जिसको लाइट लेनी है ले लो। ऐसा नहीं होता कि एक फोटोन का बॉम्बार्डिंग हुआ, बस एक ही फोटोन जाएगा, एक ही पिगमेंट को मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी भले मैं एक तीर बना रहा हूं, लेकिन तुम समझोगे कि जब भी लाइट एनर्जी आ रही है तो वो चाहे क्लोरोफिल A700 हो, चाहे बाकी के क्लोरोफिल ए हो, चाहे बाकी के क्लोरोफिल हो, चाहे कैरोटीनॉइड हो, लाइट सबको मिल रही है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी ये बात आती नहीं है कि इसका मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी तो सबको मिल रही है। अब क्या होगा कि ये बात हमको फिक्स हो गई कि हाँ भाई, एक काम फिक्स है, रिएक्शन सेंटर ही इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, बाकी सब क्या करते हैं? अपनी एनर्जी उसको देते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं। दूसरा चीज, जब प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाने की बात आई तो इसके साथ बहुत सारे लोग या पूरी क्लास जो है वो जा रही है। अब इसकी पोजीशन जो है वो उसमें सबसे पीछे होगी। तुम लोग बोल रहे तुम लोग आगे जाओ, तुम लोग आगे खड़े रहो, मैं सबसे पीछे खड़ा रहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। पोजीशन हमेशा ऐसी होगी कि ये खड़ा होगा उस जगह पर जहां इसको चारों तरफ से एनर्जी मिल रही होगी, पीछे से इसके चारों तरफ से फनलिंग होगी। अब चाहे वो जो भी इसके अंदर वैसी होगी, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। और प्लस जब ये एप्लीकेशन देगा तो इसके ठीक सामने, इसके पास में कौन होने चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो होने चाहिए।
होने चाहिए कि नहीं? यानी जब भी क्लोरोफिल ए की पोजीशन की बात करें रिएक्शन सेंटर वाले की, बैठो बच्चे तुम, तो रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए उस पोजीशन में होता है कि एनर्जी की फनलिंग होती है, चारों तरफ से जो एनर्जी है वो वहां तक पहुंचे, और जब वो इलेक्ट्रॉन एमिट करे तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे किसको मिल जाए? जो भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको मिल जाए। तो ऐसी पोजीशन उसकी होती है। यानी जब हम रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका नाम PS1 PS2 में अलग अलग, PS1 में क्लोरोफिल ए 700 जिसको P700 भी बोलते हैं, PS2 में क्लोरोफिल ए 680 जिसको P680 भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ दैट इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमली। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नाम रख दिया जाएगा, और ये वो पिगमेंट होगा जिसको हर तरफ से ऊर्जा मिलेगी, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन एमिट यही करेगा और कोई नहीं करेगा। क्या बात है सबको क्लियर हो गई कि फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर का काम क्या होता है? एक एक बच्चों को क्लियर है क्या? यस। अब क्या हुआ, एक्साइट होकर के जब एनर्जी पूरी सब तरफ से इसके पास आई तो इसने एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया। अब फोटो सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन है इनके साथ में इस कॉम्प्लेक्स में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वाहक भी होते हैं। जैसे कि PS1 में होता है ए नाम का इलेक्ट्रॉन वाहक, ए, इसको बोलते हैं हम फाइलोक्विनोन। ए नाम का इलेक्ट्रॉन वाहक होगा। ये ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगले वाहक को देता है जो होता है FeS, या फिर इसे बोल देते हैं FrS। FeS का मतलब क्या होता है? फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, इसको हम FrS भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FrS। ये दो नाम एक ही चीज के लिए दिए हुए। क्यों दिए हुए? देखो, इलेक्ट्रॉन जब FeS के पास आता है तो ये इलेक्ट्रॉन अगले वाहक को देता है जो झिल्ली के बाहरी सतह की तरफ लगा हुआ है, FD। क्या है ये? FD, फेरेडॉक्सिन। यदि इलेक्ट्रॉन FeS ने FD को दिया तो क्या FD को अपचेन किया गया? इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका क्या हो गया? अपचेन हो गया। खुद का ऑक्सीकरण हुआ लेकिन उसका अपचेन करवाया क्या इसने? रिडक्शन करवाया क्या? फेरेडॉक्सिन का, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या बात समझ में आ गई सबको? रट लोगे क्या? हाँ, तो फिर इतना बताता ही क्यों रट नहीं होता? तो फिर यानी एक और चीज पता पड़ गई कि FD का नाम है यहां पर फेरेडॉक्सिन। इनमें आयरन होता है इसलिए ऐसा नाम है। ठीक है। अब अगली बात कि ये जो फेरेडॉक्सिन होता है इसके सर पे एक एंजाइम सवार होता है। इसके सर पे एक एंजाइम सवार है। कौन सा सवार है? FNR। वो एंजाइम जो फेरेडॉक्सिन के सर पे सवार है वो कौन सा है? वो FNR है। FNR का मतलब होता है यहां पर फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। किसका रिडक्शन कर रहा है? NADP। NADP का रिडक्शन करने का मतलब समझे क्या? कि NADP और H+ इन दोनों को यदि जोड़ दे तो क्या बना देगा? NADPH2। इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत पड़ेगी, दो प्रोटॉन आए तो दो इलेक्ट्रॉन की, वो इधर से लेगा फेरेडॉक्सिन से। इलेक्ट्रॉन को फाइनली क्या कर लेगा? खर्च कर लेगा। क्या बनाने के लिए? NADPH2 बनाने के लिए। आई बात समझ में? यानी फोटो सिस्टम 1 की स्ट्रक्चर दिख रही है सबको। प्रकाश तंत्र 1 कैसा होता है समझ में आया क्या? प्रोटीन है, वर्णकों के समूह है, कुछ इलेक्ट्रॉन वाहक भी है। वर्णकों के समूह जो है 100 से भी अधिक वर्णक हैं इसके अंदर, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट हैं। उनमें से क्लोरोफिल ए जो है उसका एक अणु रिएक्शन सेंटर है, बाकी सब एंटीना कहलाते हैं या एंटीनी कहलाते हैं। सब मिलकर के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, रिएक्शन सेंटर को भेजते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वाहकों के द्वारा जाते हैं और अल्टीमेटली FNR उनको क्या कर लेता है? NADPH2 बनाने में खर्च कर लेता है।
आई बात समझ में? सबको क्लियर है? अब ये जो डायग्राम बनाया ये मैंने कौन से वाले PS1 का बनाया था, अप्रेस्ड की नॉन अप्रेस्ड? नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अप्रेस्ड पे तो होता ही नहीं है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट। क्या स्ट्रोमा लैमली पे भी PS1 होता है? लेकिन तुम्हें जान के बड़ा ही हैरानी होगा कि FNR जो है वो स्ट्रोमा लैमली के PS1 पर अनुपस्थित होता है। FNR स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली के PS1 पर अनुपस्थित होता है। समझना एक बात सब बच्चे, क्या तुमको पता है कि प्रकाश अभिक्रिया में कुछ चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम चलते हैं? कभी सुना है ऐसा? प्रकाश अभिक्रिया में कुछ चक्रीय प्रक्रम चलते हैं, कुछ अचक्रीय प्रक्रम चलते हैं। अब यदि यहां पर FNR नहीं होता, लेट सपोज एज्यूम करो कि ये PS1 है, FNR नहीं है, तो इसमें क्या चेंज आ जाता? NADPH2 नहीं बनता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खर्च करने वाला कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आता है किसके पास? फेरेडॉक्सिन के पास। फिर फेरेडॉक्सिन सोचता कि मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, तो वो क्या करता? वो मेम्ब्रेन पे फेंक देता। अब यदि मेम्ब्रेन पर कोई ऐसे आवारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो चक्कर चलाने लग जाएगा। यस, हाँ, अब फ्री है, अब कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, कहां पे कंज्यूम हो? कुछ काम करने का मौका मिलेगा तभी तो बिजी रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? वो चक्कर चलाने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चक्रीय प्रक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात सबको समझ में आ गई क्या? इसका मतलब कि जब हम फोटोसिंथेसिस का साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में चक्रीय है और अचक्रीय है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? यही अंतर होगा कि यदि वो कौन से वाले पार्ट पे, थाइलेकॉइड के नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर यहां वाला PS1 है या यहां पर अभिक्रिया चल रही है, तो वो कैसे होगी? अचक्रीय, क्योंकि यहां पर FNR होगा। लेकिन यदि यहां वाला PS1 होगा तो चक्रीय, यानी चक्रीय प्रक्रम स्ट्रोमा लैमली पर चलता है, अचक्रीय प्रक्रम थाइलेकॉइड पर चलता है। बात समझ में आ गई क्या? कारण क्या है? कारण यही FNR है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? यस। अब बात करते हैं PS2 की। PS2 में भी बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों वर्णक हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट हैं। लाइट एनर्जी आई, एनर्जी को ट्रांसफर किया गया रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो गया, बहुत खुश हो गया, और इसने खुश होकर के इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट किया है इसको रिसीव करने के लिए अब यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है फियोफाइटिन, PHE, जिसका नाम है फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन की संरचना जो है वो क्लोरोफिल के समान ही होती है, इसलिए हम बोल देते हैं मैग्नीशियम रहित क्लोरोफिल, यानी बिल्कुल क्लोरोफिल के समान ही संरचना होगी इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बस उसमें सेंटर में Mg नहीं होगा, तो इसलिए बोल देते हैं Mg रहित क्लोरोफिल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? फिर ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को आगे देगा, फिर आगे कुछ कुछ चलेगा और फाइनली वहां पे खर्च हो जाएगा। वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, प्रोसेस नहीं देख रहे, अभी हम संरचना देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम बोलते हो तो उसका मतलब क्या है, फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अरेंज होती हैं, वो हम देख रहे हैं। फिर जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए क्या होता है कि यहां पर जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि FNR जो है वो कहां पर होता है? वो PS1 के सिर पे सवार होता है। वैसे ही PS2 के चरणों में OEC बैठा होता है। जानते हो क्या OEC को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां पर होता है? ये PS2 के चरणों में होता है, यानी कि यहां पर OEC प्रेजेंट है। इसमें कुछ आयन भी होते हैं, Mn+2, Ca+2, Cl-, ऐसे कुछ आयन्स भी होते हैं। OEC का काम क्या पहले भी कभी पढ़ा था? क्या करते हैं ये? जल का यस प्रकाश अपघटन, और तीन चीजें बनाएंगे, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचा दिया जाता है रिएक्शन सेंटर को, ताकि ये बार बार इलेक्ट्रॉन निकालता रहे और प्रक्रिया चलाता रहे। तो ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? ये एनसीईआरटी की लाइनों में कहीं कहीं पे लिखी हुई बातें हैं जो यदि हमने सही से सही तरीके से सही टाइम पे सही ऑर्डर में नहीं देखी तो हम चीजों को रटने लग जाते हैं। ये जो यहाँ पर बना है इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुमने अपने जीवन में देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देखोगे। पूछा जाता है कि NADPH2 का निर्माण कौन सा फोटो सिस्टम करता है? जल का अपघटन कौन करता है? FNR कहां पर किस तरफ होता है? PS1 के ऊपर की तरफ स्ट्रोमा वाले साइड पे। OEC कहां होता है? किस तरफ? ल्यूमेन वाली साइड पर। आता है कि नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हें पूछा जाएगा कि कौन जो है वो ये स्ट्रोमा लैमेली पे अचक्रीय प्रक्रम क्यों स्ट्रोमा लैमेली पे चक्रीय प्रक्रम क्यों चलता है? FNR अनुपस्थित होता है इसलिए। ठीक है। तो ओवरऑल यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हें मिलते हैं जो कि तुम लाइनों में पढ़ते हो तो रट लेते हो, डायग्राम देख लिया तो हमेशा के तुम्हारे दिमाग में पक्का हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? लिख डालो फटाफट से पहले। थोड़ा जल्दी से बनाओ।
थोड़ा स्पीड से। हाँ, बनाना तो है, जिन्होंने बना लिया है ये, वो चाहो तो बना भी लो, नहीं बनाया वो फटाफट से करो। हम्म, नहीं नहीं, इसके बाद लिखना है। हार्वेस्टिंग को हिंदी में भी लिखा है क्या कुछ? हार्वेस्टिंग ही लिखा हुआ है ना? ठीक। हार्वेस्ट का मतलब समझते हो? जैसे हमने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ा है, बारिश आती है तो उसको इकट्ठा करने का तरीका, संचय करना। यस, तो प्रकाश को संचय करना। हाँ, यस, कई बार हम बोलते हैं कि फसलों वगैरह को काटना और उनको इकट्ठा करना भी हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप हार्वेस्टिंग। संचय करना, प्रकाश को इकट्ठा कर रहा होगा।
चलो डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया होगा, अगले स्टेप पे आओ। देखो इधर सब बच्चे, ये जो चीज मैंने यहां पर बनाई थी इसी को जूम कर दिया है ताकि तुम्हें एक बार ठीक से दिखे सारी चीजें। सब बच्चे ध्यान देना, इधर लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए, कि यहां पर अब बोल रहे हैं सैकड़ों वर्णक हैं, उनमें कौन कौन से वर्णक हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। लेकिन इन सब में से एक वर्णक छोड़ दो बस। एक वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल ए 700 या क्लोरोफिल ए 680। इस एक वर्णक को छोड़ दो, बाकी सबको तुम क्या बोल दोगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। यानी रिएक्शन सेंटर को छोड़ के बाकी सारा का सारा वर्णक जो क्या बनाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में वर्णक तो है, साथ में प्रोटीन भी इंक्लूड होते हैं। आई बात समझ में? अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो प्रकाश तंत्र होते हैं, तो उनके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को भी उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम दे देंगे, LHC1 और LHC2। प्रकाश तंत्र 1 का LHC जो होगा वो LHC1 होगा, प्रकाश तंत्र 2 का जो LHC होगा वो LHC2 होगा। अंतर होंगे भाई, अंतर तो होंगे ना, क्योंकि प्रकाश तंत्र अलग अलग है, तो उनके अंदर क्लोरोफिल ए बी के अनुपात में अंतर होता है, कोई बार पिगमेंट के नंबर में अंतर होता है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया कि जो भी वर्णकों का समूह PS1 में है वो सारा LHC1, PS2 में है वो LHC2। सिर्फ एक वर्णक जो है उसको LHC में नहीं लिया गया। कौन है वो? क्लोरोफिल ए का एक अणु है जो 700 हो सकता है PS1 में और 680 होगा PS2 में। क्यों 700 नाम रखा है? क्योंकि ये क्लोरोफिल ए का अणु जो है 700 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दिखा रहा था। और क्यों 680 नाम रखा? क्योंकि ये 680 पे अधिकतम अवशोषण दिखा रहा था, इसलिए नाम इसका ऐसा रख दिया। आई बात समझ में? तो एक क्लोरोफिल ए का अणु और बाकी बहुत सारे क्या है? एंटीना है। वैसे ही जैसे वो बच्चा जो है वो मॉनिटर है और बाकी सब उसके साथ में खड़े हैं, एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है? प्रकाश तो सबको एब्जॉर्ब करेगा, सारे वर्णक अवशोषित करेंगे, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, बी हो, कैरोटीन हो, ज़ेंथोफिल हो, सबको अवशोषित करेगा। लेकिन पोजीशन कैसी है कि जिन्होंने भी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया वो उस ऊर्जा को आगे से आगे फनेल करते जा रहे, कीप की तरह। जैसे कीप का काम होता है, बहुत सारा पदार्थ आ रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पर लेके आना, वैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है। किसके साथ में? ऊर्जा के साथ। देखो ऊर्जा सबने अवशोषित किया, आगे आगे ट्रांसफर किया, तो वो सारी ऊर्जा किसके पास आ गई? क्लोरोफिल ए के साथ। तो ये जो ऊर्जा के स्थानांतरण की विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का अनुनाद प्रवाह बोल सकते हो, वो होता है। तो बच्चे बोलते सर ये क्या होता है? ऊर्जा का अनुनाद प्रवाह क्या होता है? तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है तुम्हारे लेवल पे कि जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं क्लोरोफिल ए का, एंटीना में हूं मैं, ठीक है, रिएक्शन सेंटर नहीं हूं मैं, रिएक्शन सेंटर उधर कहीं है। तो मेरे पास जब ऊर्जा आई होगी तो मैंने ऊर्जा का अवशोषण किया होगा। अब ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में यदि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से जो कक्षा जो होती है वहां से ऊपर वाले में चला गया, तो फिर क्या होगा? बाद में जब ऊर्जा कम होगी तो वो वापस भी आएगा। उस टाइम पे वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी को प्रकाश के रूप में या फोटोन के रूप में निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहा है, जो ऊर्जा अवशोषित की थी उसी ऊर्जा का कुछ भाग वापस से विकिरित हो रहा है, फोटोन की फॉर्म में निकल रहा है। तो फोटोन कहां जाएगा? अगले के पास, फिर उसके बाद अगले के पास, कहां पे पहुंच जाएगा? रिएक्शन सेंटर। तो ऊर्जा का रेजोनेंस ट्रांसफर जो है उसका मतलब क्या है कि लाइट एनर्जी को ये सारे अवशोषित करते हैं और उसका कुछ कुछ भाग आगे भी ट्रांसफर करते जाते हैं। कहां तक? रिएक्शन सेंटर तक। अब यदि रिएक्शन सेंटर के पास सफिशिएंट ऊर्जा आ गई तो क्या होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा। कर दिया इसने, यहां पर भी कर दिया था, वैसे ही ऊर्जा को उत्सर्जित कर दिया। अब इस ऊर्जा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो इन्होंने उत्सर्जन किया उसे कौन ग्रहण करेगा? सबसे पहले प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। यदि कोई तुम्हें बोले कि PS1 में वो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो क्या बोल दोगे? फाइलोक्विनोन। लेकिन कई बार क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो ऑप्शन में फाइलोक्विनोन दिया ही नहीं होगा, फिर क्या ढूंढोगे? अगला वाला ढूंढ लेना, FES। मान लो FES भी नहीं दिया हो तो पैराडॉक्सिन। तो ऐसे अपन ढूंढ लेते हैं, अपन प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं, क्योंकि तुमको पता होगा कि पुरानी किताबों में देखोगे तो फाइलोक्विनोन दिया ही नहीं होता था, कुछ में FES भी नहीं दिया होता, सीधे पैराडॉक्सिन से स्टार्ट कर देते थे। फिर कुछ एडवांसमेंट हुई तो FES को लिखने लगे। अब जो रिसेंट बुक आती है फाइलोक्विनोन को भी लिखती है। तो इसीलिए इस ऑर्डर में जो सबसे पहला मिल जाए हमें
ए मिल जाए तो ए बेस्ट आंसर होगा, ए नहीं मिला तो एफईएस बेस्ट आंसर होगा, एफईएस नहीं मिला तो एफडी मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, और इस ऑर्डर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो होता रहता है। हमको प्राइमरी, ऐसे पीएस2 में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन का कौन मिलेगा तुम्हें, फियोफाइट। फियोफाइट नहीं मिलेगा तो आगे क्यूनॉल्स वगैरह, प्लास्टोक्यूनॉन्स वगैरह। ठीक है, तो हम उस ऑर्डर में, वो तो हम देखेंगे बाद में, डिटेल पढ़ेंगे प्रोसेस की तब। अभी क्या तुमको ये पता पड़ गया कि फोटो सिस्टम में एक अभिक्रिया केंद्र है जो हमेशा क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है। क्लोरोफिल ए के उस अणु का नाम पीएस1 में 700, पीएस2 में 680 रखा हमने। किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरंग दैर्घ्य को सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है, अधिकतम अवशोषण कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा अब जो बचा है वो एलएचसी कहलाएगा। पीएस1 में एलएचसी1, पीएस2 में एलएचसी2 कहला जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे वर्णक है और प्रोटीन है। वर्णक जो होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एंटीना पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। इस एंटीना पिगमेंट में कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होंगे। एक बात ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए को हम हमेशा मुख्य प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक बोल रहे होंगे, ध्यान रखना। और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड का हम हमेशा देखना क्या बोल रहे होंगे, सहायक वर्णक बोल रहे होंगे। ठीक है, ऐसा हम बोल रहे होंगे। क्यों बोलते हैं इसका कारण तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है इसमें? कोई भी बच्चे को डाउट है क्या? हाँ, इसमें भी क्लोरोफिल ए होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सब सब देंगे किसको, रिएक्शन सेंटर को। इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन सेंटर, तभी तो वो अलग हो गया ना। तभी तो बोल रहे हैं कि एक को छोड़ दो, बाकी सब इधर क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। और एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट करने का। यस, क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्राथमिक, ये इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। क्लोरोफिल ए तो है बच्चे, लेकिन ये क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता। भाई अब तुम सारे गए एप्लीकेशन देने, तो सारे ही तो बच्चे ही हो ना, सभी तो छुट्टी लेना ही चाहते हो, लेकिन एप्लीकेशन कौन निकालेगा, मॉनिटर। तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा दे, तुम सिर्फ मॉनिटर को बोल सकते हो कि भाई एप्लीकेशन दे दो। हाँ, हम खड़े हैं, हम चाहते हैं ऐसा, है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे, दिमाग चकराएगा तुम्हारा। हाँ, फिर ये डायग्राम और ये सब लिखा भाई तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, बच्चे जो है आते कई बार कि सर ये एनसीईआरटी की लाइन में हमको समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है, क्योंकि एक लाइन में चार बातें जोड़ जोड़ के ऐसे लिख देते हैं, समझ ही नहीं आता कहां पे और आना चाहिए, कहां पे या आना चाहिए, कहां पे सेंटेंस शुरू होना चाहिए, कहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। दिक्कत आती है बहुत। फिर ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कौन हेल्प करते हैं, यस, तुम्हारी कॉपी हेल्प करेगी। देखना वहां पे तुमने पॉइंट्स को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लिखा होगा, ताकि उस लाइन में तुमको कहीं कोई दिक्कत ना है, तुम्हें पता पड़ जाए कि हाँ होता ये है। क्या मैं रेस कर दूं ना, इधर वाला कर दूं? कोई बच्चे बोलते हैं सर ये सब तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं कुछ। यस, समझने का फेरा है। डायग्राम देखेंगे तो आराम से बातें समझ में आ जाएंगी, डायग्राम नहीं देखेंगे फिर तो रटना ही है। काले अक्षर तो सिर्फ रटने के लिए बने होते हैं। हाँ, पीएस1 और पीएस2 का नाम किस आधार पर है, उनके खोज के क्रम के आधार पर। पहले नहीं लिखा था हमने ये बात, तो फिर यहाँ पर ऐड कर लेना, पीएस1 बाद में लिख लेना, इनके डायग्राम के बाद में। पीएस1 और पीएस2 नाम उनके खोज के क्रम के आधार पर दिए गए, या तो यही लिख दो।
कई बार बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है कि सिर्फ प्रकाश केंद्र क्लोरोफिल ए है, बाकी एंटीना में क्लोरोफिल ए नहीं है। हाँ, ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, वो लाइन पढ़ के ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वर्णकों के समूह में सबसे ज्यादा ही कौन होते हैं? क्लोरोफिल ए होते हैं। संख्या में सबसे ज्यादा ही कौन होते हैं? क्लोरोफिल ए होते हैं। हाँ, यस, देखो क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु जो है वो अभिक्रिया केंद्र बना रहे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हो गया, अब क्लोरोफिल ए है ही नहीं। वो अपने मन से मत सोच लेना बच्चे। इसका मतलब सबसे ज्यादा अणुओं में से एक वहां पर है, बाकी सब कहाँ है? एंटीना में। नहीं, ये नाम दिया गया है। प्रकाश का अवशोषण तो अवशोषण स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ही होगा। ये थोड़ी है कि हमने लिखा सिर्फ 700 को अवशोषित करता है, नहीं। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो, अधिकतम किस तरंग दैर्ध्य पे अवशोषण शो किया। देखो, हमारी एनसीईआरटी तो यही लिख रही है कि क्लोरोफिल ए का ये अणु जो है वो 700 को अधिकतम अवशोषित करता है। उधर क्लोरोफिल ए का PS2 में 680 को अधिकतम अवशोषित करता है। रट लोगे? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना भाई, बता दिया ना, हमने भी लिख दिया ना यहाँ पर। लेकिन वास्तव में ये किसके लिए होता है? पूरे फोटो सिस्टम के लिए होता है। कि पूरा फोटो सिस्टम का ही जब हम एब्जॉर्प्शन पीक देखते हैं तो PS1 का 700 पे आता है और PS2 का 680 पे आता है। इसीलिए हम रिएक्शन सेंटर को वो नाम दे देते हैं। आई बात समझ में? लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लोरोफिल ए लिखा है तो ठीक है, रिएक्शन सेंटर लिखा है तो ठीक है। ठीक है, वास्तव में वो किसके लिए होता है? PS के लिए, फोटो सिस्टम के लिए होता है। क्या चीज? PS2 होगा तो सिर्फ 680 आएगा। सही है, और क्या? नहीं, अब PS1 कब चलेगा, नहीं चलेगा, PS2 कब चलेगा, इंतजार करो, सब्र रखो। मैक्सिमम का मतलब ये थोड़ी है कि उससे कम पे नहीं चल रहा है, चलेगा ना। यस, अभी देखेंगे, चिंता मत करो। हैव पेशेंस बॉयज एंड गर्ल्स। क्या? हाँ, अच्छा, फिजिक्स की 2 क्लास लगी आज तुम्हारी? फिजिक्स की 2 क्लास की उसकी के आंसर की? अच्छा, आज के आंसर की थी नहीं क्लास। ओके ओके। कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया, अभी बराबर आ गया सिलेबस। अच्छा, आगे निकल गए तुम, बहुत बढ़िया। अपने में तो आगे चले रहे हो तुम। P7, P वही फोटो सिस्टम का P। हाँ, या तो क्लोरोफिल A700 लिख दो या P700, दोनों ही तरीकों से इसको लिखा जाता है। अभिक्रिया केंद्र का नाम या तो क्लोरोफिल A700 लिख दिया जाता है या P700 लिख दिया जाता है। ये लिखने का तरीका है, कोडिंग है ये। चलो, हाँ, अब देखो कुछ बच्चों के मन में जो अगला सवाल था। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल कौन से टाइप के होते हैं, पढ़े अपने जीवन में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। डी तक ही पढ़ा है। ई भी होता है जंतुफाइसी में, बस एफ नहीं होता, ई तक होता है। खैर, जो भी होते हैं वो तो हमने उधर डाइवर्सिटी में जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। यहां पर देखते हैं कि क्लोरोफिल की संरचना कैसी होती है। क्लोरोफिल की संरचना टेडपोल समान होती है, जिसमें एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। सिर कैसा होता है? जिसमें Mg होगा सेंटर में, 4 कोनों पर नाइट्रोजन होंगे, कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए। चारों कोनों पे पायरोल वलय होगी। क्या तुम पायरोल रिंग को जानते हो? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तुमने। क्या पढ़ा है?
एक नाइट्रोजन होता है, 4 कार्बन होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं, कुछ इस टाइप की चीज। कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। यदि यहां पर CH3 है तो वो क्लोरोफिल ए होगा। यहां पर एक रिंग और बन जाती है, इसको हम साइक्लोपेंटेनॉन रिंग बोल देते हैं। और इससे 20 कार्बन की एक ऐसी पूंछ जैसी जुड़ी हुई होती है ना। मैं गिन के नहीं बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रक्चर की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अपने को यह पता होना चाहिए कि संरचना कैसी है, टेडपोल के समान। इसके अंदर ये जो हेड होता है, इसको बोलते हैं हम पोरफायरिन हेड। और इस पोरफायरिन के हेड के सेंटर में कौन है? Mg, तो बोल देते हैं मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। ये जो टेल वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल पुछ बोल देते हैं। इस तरीके से ब्रांचिंग वगैरह होती है। तो क्लोरोफिल की संरचना किसके समान? टेडपोल के समान, जिसमें एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। सिर के सेंटर में कौन होता है? Mg होता है, ठीक है। 20 कार्बन की पूंछ होती है। क्या इतनी बातें काफी है? यस। क्वेश्चन इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इससे ज्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रहे। अब क्लोरोफिल ए की बात करें, शॉर्ट में लिखूंगा CHL, समझ जाना क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल CHL का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्या ये यूनिवर्सल पिगमेंट है? क्या ये सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में होता है क्या? नो, नहीं। क्या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर? नहीं। सार्वत्रिक वर्णक तो है, लेकिन बोलेंगे किसमें कि BGA से, यानी साइनोबैक्टीरिया से और उच्च पादपों तक, सब में होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर या नॉन सल्फर वाले, उनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसका रंग कैसा आया? पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस रंग के दिखाई देते हैं? ब्राइट ग्रीन, चमकीले हरे या ब्लू ग्रीन दिखते हैं। यानी इनका कलर जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? ये कलर दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। और क्या इन्हें ही हम प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक बोल रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के मुख्य वर्णक है, मुख्य वर्णक, चीफ पिगमेंट, जो कि अभी तुमने देखा, मैंने यहां पे लिख भी दिया था। कहां पे लिखा था? ये रहा मुख्य वर्णक। ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद रख सकते हो, C55H72O5N4Mg। एक Mg होगा, 4 नाइट्रोजन होगा। इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखना बहुत होगा। क्लोरोफिल बी की बात करें, किसमें होता है? सबको पता है क्या? BGA, हाँ सॉरी, BGA में तो सिर्फ कौन था? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल BGA नहीं, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, ग्रीन एल्गी और उसके आगे सब। यानी कहां से कहां तक है? यूग्लिनॉइड, कॉमा, ग्रीन एल्गी से उच्च पादप, इनमें पाए जाते। कलर कैसा होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में? येलो ग्रीन, या बोल सकते हो लाइट ग्रीन रंग के होते हैं। मुख्य वर्णक बोले कि सहायक वर्णक? सहायक वर्णक।
फॉर्मूला जो है उसमें क्या अंतर आ जाएगा, O6N C55 S70 O6N4 Mg होता है, ठीक है। CH3 की जगह पे यहां पर CHO हो जाता है बस। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछते इसलिए कम कर रहा हूं थोड़ा, मॉड्यूल में तो इस बार हाँ ये हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन का एग्जांपल होता है अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। ज़ेंथोफिल के एग्जांपल होते हैं फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन, जियाजेंथिन, डाइनोजेंथिन। तो वो जेंथिन वाले जितने भी नाम पढ़े तुमने वो ज़ेंथोफिल हुआ करते हैं। कैरोटीन जो है इनका कलर क्या होता है, येलो ऑरेंज टू ऑरेंज कलर। ज़ेंथोफिल का कलर क्या होता है, येलो कलर। ज़ेंथोफिल येलो कलर के होते हैं और कैरोटीन जो है येलो ऑरेंज टाइप के या ऑरेंज कलर के उस टाइप के होते हैं। C40H56, जबकि इनका C40H56O2। रटना है क्या, नहीं, लिख डालो बस, मुझे याद है इसलिए लिख डालो, रटना नहीं है। हाँ तो मत लिखना, जिसको नहीं लिखना मत लिखना। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं सहायक वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करते हैं, अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचाते हैं। ये रक्षक, सील्ड को क्या बोलते हो, कवच, ढाल, ढाल लिखा है दाल मत लिख लेना, ढाल वर्णक कहलाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल ए को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाते हैं। कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनको हम ढाल वर्णक बोलते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल ए को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, यदि ऑक्सीजन ज्यादा हो, कि जैसे मान लो कैरोटीनॉइड है और ऑक्सीजन ज्यादा है, वो भी कौन सा वाला, फ्री रेडिकल, नवजात वाला, तबाही मचाएगा ये तो ये कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन को पकड़ के बन जाते हैं एपोक्साइड। क्या बन जाते हैं, एपोक्साइड। और फिर जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 रिलीज कर देते हैं और खुद वापस से बन जाते हैं कैरोटीनॉइड। तो ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीजन को अपने से जोड़ करके किसको बचा लेते हैं, क्लोरोफिल को बचा लेते हैं, इसलिए इनको ढाल वर्णक भी बोलते हैं। तो दो काम हो गए इनके, कि सहायक वर्णक है तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उस ऊर्जा को कहां तक भेजेगा, रिएक्शन सेंटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और दूसरा कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए को भी प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाने का काम करते हैं। तो वर्णकों के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। रिएक्शन सेंटर को जलने से बचाना या प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाना, सही बात है, एक ही बात है, बोल सकते हो। हाँ मतलब ऑक्सीकरण होने का मतलब तुम थोड़ा थोड़ा उससे ले सकते हो ना। हालांकि कंबशन जो है वो प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो CO2 वगैरह बन जाए वही होता है, ठीक है। तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जलना बोलना ठीक है, लेकिन हम ऐसा जलना टर्म यूज नहीं करेंगे, हम क्या ऑक्सीकरण यूज करेंगे।
जलना भी एक तरीके से ऑक्सीकरण ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन वर्ड, फोटो प्रकाश ऑक्सीकरण वर्ड यूज करेंगे। नहीं, इनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या करते हैं, एपोक्साइड जैसा केमिकल बना लेते हैं और एपोक्साइड वापस से कैरोटीनॉइड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए वो रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन कर ले रहे हैं। यस बच्चे, येलो कलर का होता है वो। क्या तुम लोगों ने वो 15 अगस्त के लिए जो ड्राइंग वगैरह बना के देना था, दे दिया था क्या? दे दिया था क्या? आज थोड़ी था, उसका तो डेट निकल गया शायद। 13 तक था क्या? 13 तक देना है? अच्छा, बच्चे तब तो तुम्हें ड्राइंग में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। बेसिडोमाइसिस की केंद्रक संलयन और सूत्र विभाजन में जो उत्पादित करती है, क्या हो जाएगा? 4 बेसिडियोस्पोर बहिर्जात रूप से, पहला सही है, गलत है, बहिर्जात होगा, गलत है तो, और क्या, बहिर्जात ही होना चाहिए, और क्या। कोई बात नहीं, गलत नहीं हो सकता, गलती नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। हाँ, माफ कर दो बेचारे को, गलती कर दी उसने, कोई बात नहीं बच्चे, गलती नहीं हो सकती क्या? हो सकता है ना। नहीं, अरे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर बेसिडियम में जो केंद्रक संलयन होता है और जाइगोट बनता है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो संरचना बनती है वो क्या है? बेसिडियोस्पोर और अंतर्जात की बहिर्जात, बहिर्जात। तो उसमें आंसर की में अंतर्जात वाला आंसर जो है उसको सही मान लिया गया, उसको गलत मान लिया गया। तो मैं वही बोल रहा था कि बेचारे को माफ करो, गलती हो सकती है आंसर की, कोई बार जो है वो क्या, ढाल, शील्ड पिगमेंट, इंग्लिश में लिख लो चाहो तो। ढाल जिसको नहीं समझ में आता वो शील्ड, रक्षक भी बोल सकते हो, शील्ड पिगमेंट। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। क्या? हाँ, मैंने बना के दे दिया। मुझे मुझे जो है वो, मेरा बेटा छोटा सा है ना, उसको स्कूल में देते हैं ऐसे टास्क ना, तो कल, अरे वो अभी सेकंड क्लास में, मैंने नहीं बनाया, ऐसे नहीं पूरा मैंने बनाया, तो उसने वो अपना कंसेप्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा नेट पे से देखता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, फिर उसके बाद फिनिशिंग तो उससे आएगी नहीं, तो वो बना देता है अपना रफ रफ, फिर उसको बोलते हैं कि ना आप फिनिशिंग कर दो इस पे, ऐसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है कहीं तो वो सीधी बना दो, और हाँ 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 हाँ, नहीं सेकंड क्लास तक तो हम लोग, सही बात है, अपने टाइम पे कहाँ है इतना, कुछ नहीं होता आजकल। हाँ, मुझे लगता है कि पहली बार सही से ड्राइंग मतलब थोड़ा कुछ बनाना 5वीं 6ठी के आसपास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब, हाँ, जब हमको थोड़ा बहुत आता है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन, लेकिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है ना वो 5वीं 6ठी में, क्योंकि 5वीं 6ठी के आसपास हमको ना वो शौक लग गए थे ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले। होता है ना कि ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, इसने बनाया, कभी अपने मैम के लिए बनाना है, कभी अपने दोस्तों के लिए बनाना है।
प्रिंट करवा लेते सीधे। हम तो क्या है बनाते थे, तो ये याद नहीं है किसके लिए। भूल गए वो तो। दोस्तों के लिए बनाते होंगे, टीचर के लिए बनाते होंगे या तो। चलो अब देखो इसके बाद में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहे हो? अवशोषण स्पेक्ट्रम। गाल पे छप जाता होगा पैरामीशियम, पीठ में छपा हुआ है। बोला पैरामीशियम का चित्र दिखा दो, शर्ट खोल के दिखा दिया कि देखो ये रहा। चलो देखो, एक्स एक्सिस पे हम तरंग दैर्ध्य बना रहे हैं और यहां पर बना रहे हैं अवशोषण। किस प्रकाश का कितना अवशोषण हो रहा है वो हम देखते हैं। अलग अलग वर्णकों के लिए 400 नैनोमीटर से स्टार्ट किया 700 नैनोमीटर तक। अलग अलग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग वर्णकों का जो स्पेक्ट्रम है वो मैं यहां पे बना रहा हूं। सबसे पहले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को देख रहे हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो 400 नैनोमीटर पे अवशोषण करता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा पहाड़ अचानक से बना और अचानक से ही वो, हाँ, घाटी भी बन गया। यस, किस रंग के प्रकाश को इसने ज्यादा अवशोषित किया है? ब्लू को और रेड को। किस प्रकाश में अवशोषण सबसे कम हुआ है? ग्रीन को। कुछ ऐसा ग्राफ आता है। यदि हम यही ग्राफ क्लोरोफिल बी के लिए देखते, ये तो ग्राफ है किसके लिए? क्लोरोफिल ए के लिए। क्लोरोफिल बी के लिए देखेंगे तो कुछ अंतर दिखेगा कि 400 नैनोमीटर के पास तो बहुत कम अवशोषण दिख रहा था, आगे गए तो अवशोषण बढ़ा, पीक आया कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से। क्या अंतर लग रहा है? क्या ये भी नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण अधिक कर रहा है क्या? यस, कर रहा है। दोनों का लगभग 400 से 700 की रेंज में अवशोषण चल रहा है। यस, चल रहा है। लेकिन यदि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक देखा तो इसका पीक जो है वो आता है लगभग 430 नैनोमीटर के आसपास। क्लोरोफिल ए ने किस वेवलेंथ को ज्यादा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया? 430। दूसरा किस लेंथ पे, किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ? यदि वो देखेंगे तो 660 के आसपास। ऐसा होता है। लेकिन क्लोरोफिल बी जो है, ये सेकंड ग्रीन वाला जो हमने बनाया था, ये क्लोरोफिल बी था। तो क्लोरोफिल बी ने भी नीले में सर्वाधिक अवशोषण किया, लेकिन पहले वाले से थोड़ा आगे। ये लगभग 460 नैनोमीटर पे मैक्सिमम पीक शो करता है। रेड में भी इसने पीक शो किया, वो किया लगभग 630 नैनोमीटर पे। ये डेटा तुमको ये याद नहीं रखना है कि एग्जैक्टली किस वेवलेंथ पे पीक आया, तुमको माइंड में थोड़ा सा बस ये आइडिया रखना है कि कौन आगे कौन पीछे। तो पीक को देखोगे तो ब्लू वाले में इधर 430, इधर 660, और ग्रीन और सॉरी ये क्लोरोफिल ए के लिए। क्लोरोफिल बी के लिए देखोगे तो थोड़ा अंदर है पीक, इधर 460 और इधर 630। तो ऐसे कुछ वेवलेंथ है जिनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्या क्लोरोफिल के लिए कोई कंक्लूजन बता सकता है? यदि पूछा जाए कि ये अवशोषण स्पेक्ट्रम देखो और क्लोरोफिल
किस लाइट को क्या एब्जॉर्ब करता है, कुछ कंक्लूजन बताओ। तो क्या तुम बता सकते हो? क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसा रंग होता है, मतलब पीक किस पे होता है? बोलेंगे क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम नीला लाल होता है। इसका मतलब क्या है? नीला लाल क्यों लिखा? जब भी ऐसा लिखा होता है तो जो पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा होगा, दूसरा सेकंड नंबर पे होगा। अर्थात यह नीले प्रकाश में सर्वाधिक अवशोषण दर्शाता है, सर्वाधिक अवशोषण, तथा लाल प्रकाश में द्वितीय सर्वाधिक अवशोषण दर्शाता है। द्वितीय, सेकंड मैक्सिमम, द्वितीय सर्वाधिक अवशोषण दर्शाता है। किस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा? नीले को। सेकंड मैक्सिमम किसको? रेड को। क्या ऐसा बोलते हैं नीले और लाल प्रकाश को अधिकतम अवशोषित करता है? बहुत ही बढ़िया, बोल दो। क्या हरे प्रकाश का? बहुत ही कम। हरे प्रकाश का अवशोषण न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। क्या ये कंक्लूजन निकल रहा है क्या इस ग्राफ से? यस। यानी 400 से 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को यह अवशोषित करेगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। यदि एक अकेला क्लोरोफिल ए होता तो क्या सिर्फ इतने दूर पे काम होता? क्या क्लोरोफिल बी मिल गया तो क्या थोड़ा ज्यादा दूर तक काम हो पा रहा है? क्या तुमने कभी एक्शन स्पेक्ट्रम एंगल मान वाला पढ़ा था? तो वहां पर ही बात पड़ी थी कि क्रियात्मक अवशोषण ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम के जैसा या रफली उससे मैच करता है। क्यों? क्योंकि दोनों हुए तो रेंज बढ़ गई। ये पहले इतना ही करता, अब इतना। ग्राफ, ये पहाड़ एकदम खड़ा है, ये पहाड़ एकदम खड़ा है, दोनों मिल गए तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या देखा? ढाल उसका ज्यादा हो गया। ऐसे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। कैरोटीनॉइड्स को देखोगे तो कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ कैसा दिखा? वहां पर कुछ ऐसे दो पीक दिखे। ये वाला ग्राफ किसका है? रेड वाला कैरोटीनॉइड्स का है। बताओ कौन से प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर रहा है कैरोटीनॉइड? कैरोटीनॉइड नीले प्रकाश में 2 अवशोषण शिखर प्रदर्शित करता है। कर रहा है क्या? आसमानी नीला बोल सकते हो तुम, आसमानी एवं नीला, इंडिगो ब्लू। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि ओवरऑल यदि एक से ज्यादा प्रकार के वर्णक हैं जो मिलकर के प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं तो इससे क्या कार्य करने की जो रेंज है वो बढ़ गई। क्या प्रकाश संश्लेषण की रेंज बढ़ गई? क्या यस, बढ़ गई। कि वो पूरे नीले प्रकाश में, पूरे लाल प्रकाश में, सिर्फ ग्रीन को छोड़ के प्रकाश संश्लेषण करने लगा। तो इसीलिए अलग अलग वर्णक होने से क्या फायदा हो जाता है कि क्रियात्मक स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हमें मिल जाता है, सबके अवशोषण के ऊपर वो निर्भर करता है। यानी यदि हमने सिर्फ 600 मान लो 460 नैनोमीटर की लाइट दी तो देखा क्लोरोफिल ए तो कम प्रकाश अवशोषित कर रहा है, लेकिन बी और कैरोटीनॉइड मिलकर के जितना अवशोषित करेंगे उस ऊर्जा से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। है बात समझ में? ठीक है, तो ये तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात हुई। क्रियात्मक स्पेक्ट्रम जो है वो देखेंगे अगले लेक्चर में। क्या यहां तक पढ़ के आओगे सब बच्चे? कहां तक पढ़ के आओगे? एनसीईआरटी की बुक में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन का के पहले वाला भाग दिया हुआ है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पहले तक, फोटो सिस्टम वगैरह वो सब, वहां तक तुम पढ़ के आओगे। मैं बता दूं पेज नंबर, हाँ ये डायग्राम जो दिया हुआ है दिखा दो। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम इस पैराग्राफ तक पढ़ के आ जाना, इलेक्ट्रॉन परिवहन के पहले पहले तक।
जरूर से पढ़ लेना। मैंने बोला टेस्ट की प्रिपरेशन चलने दो, लेकिन 2 घंटे का समय जो है उसमें क्लास का रोज रिवीजन बहुत जरूरी है।